Hello everyone, this is Ashutosh Chaturvedi. I cracked IIT in 99 and I am BTech from IIT BHU. And this is your YouTube channel Physics by Ashutosh sir for IIT, NEET and for 11th and 12th as well. The easiest and finest way to learn the concepts of physics, right? So let's get started. आज हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे 12th की फिज़िक्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को पूरी की पूरी जो 12th की आपकी फ़िज़िक्स है उसका एक सिलेबस ब्रेकअप दे देता हूँ। तो पूरी की पूरी जो अपनी 12th की फ़िज़िक्स है इसको हमने 3 पार्ट्स में, 3 यूनिट्स में इनफैक्ट डिवाइड कर रखा है। एज यू कैन सी हियर ऑन द बोर्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिज़िक्स। अब इसमें ध्यान रखना ये है कि ये बेसिकली 3 यूनिट्स हैं, ये 3 चैप्टर्स नहीं हैं। मतलब अपने को ऐसा सोच के खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि साल भर में अपने को फिज़िक्स में सर वो सब ये 3 चैप्टर्स ही पढ़ना है, ऐसा नहीं है। ये बेसिकली यूनिट्स हैं, चैप्टर्स नहीं हैं। एक एक यूनिट में कई सारे चैप्टर्स हैं और ये वैसा ही है जैसा हम लोग, इफ़ यू रिमेंबर इट, 11th की पूरी जो हमारी फिज़िक्स है उसको हमने 4 यूनिट्स में डिवाइड कर रखा है। कौन कौन से? रिमेंबर, ट्राई टू रिकॉल इट। मैकेनिक्स, हीट एंड थर्मो, वेव्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स। तो जैसे पूरी की पूरी 11th की फिज़िक्स को हमने 4 यूनिट में डिवाइड कर रखा है, ऐसे ही पूरे के पूरे 12th की फिज़िक्स को हमने 3 यूनिट्स में डिवाइड कर रखा है। तो वो कौन कौन से यूनिट्स हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिज़िक्स। थोड़ा सा इलैबोरेट करके आपको समझाता हूँ, राइट? थोड़ा सा फील आएगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, कई सारी बुक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म करके भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो इट्स वन एंड द सेम थिंग। पूरा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का यूनिट है इसमें बेसिकली हम लोग चार्ज की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं। अब चार्ज रेस्ट पे भी हो सकता है, चार्ज मोशन में भी हो सकता है। सो बेस्ड ऑन दिस, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। कौन कौन से पार्ट्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो जैसे इनके नाम है वैसे इनका मतलब भी है। स्टैटिक्स मतलब रेस्ट, डायनेमिक्स मतलब मोशन। 11 में पढ़ चुके हैं। अरे याद आ रहा है कि नहीं? अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई, यस और नो? क्लियर? वेरी गुड। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज व्हाट? इट इज द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज व्हेन इट इज एट रेस्ट। इस पूरे यूनिट में हम चार्ज की उन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने वाले हैं जब वो रेस्ट पे रहेगा। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इज व्हाट? इट्स द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज व्हेन इट इज इन मोशन। इस पूरे यूनिट में हम चार्ज को तब डील करेंगे जब वो मूव कर रहा होगा। कैसे मूव कर रहा होगा? तो मूव कई तरह से कर सकता है। हो सकता है चार्ज एक कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा हो सकता है चार्ज एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से आ रहा हो, और हो सकता है इफ इट इज मूविंग विद सम वेरिएबल एक्सेलरेशन। ठीक है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इनको हमने फर्दर कुछ और चैप्टर्स में कैटेगराइज कर रखा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 2 चैप्टर आते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटेंस। थोड़ा सा अजीब सा साउंड हो रहा होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यूनिट है उसमें फिर से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर आ गया। एक्चुअली कुछ बुक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटेंस, इनको कॉमनली कंबाइंडली एज अ सिंगल यूनिट दे रखा है, बट एक्चुअली में दे आर 2 सेपरेट यूनिट्स। वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अदर वन इज कैपेसिटेंस। बहुत सारी बुक्स में इनको एज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही दे रखा है, ठीक है? तो उससे अपने को घबराने की जरूरत नहीं है, राइट? बाकी एक्चुअली में दे आर 2 सेपरेट चैप्टर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटेंस। और इन दोनों चैप्टर्स में हम स्टैटिक चार्ज को डील करेंगे। कैसा चार्ज? रेस्ट का चार्ज। क्लियर 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 और क्लियर। अब आते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पे। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में कई सारे चैप्टर्स हैं, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट है, मैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, इसको हम लोग EMI बोलते हैं शॉर्टकट में, लॉन्ग कट का शॉर्टकट। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, EMW बोलते हैं। क्या बोलते हैं? EMW, BMW नहीं, क्या? EMW। एंड फाइनली दिस इज ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट शॉर्टकट में AC बोलते हैं, राइट? ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। मूविंग ऑन टू सेकेंड यूनिट विच इज ऑप्टिक्स, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। ऑप्टिक्स को हमने फर्दर 2 पार्ट्स में क्लासीफाई कर रखा है, रे ऑप्टिक्स एंड वे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में हम लोग चर्चा करेंगे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन की। रिफ्लेक्शन में जैसे
प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेसेस, रिफ्रैक्शन में हम लोग चर्चा करते हैं लेंसेज के बारे में, ठीक है, रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज। वे ऑप्टिक्स में 3 चैप्टर्स आते हैं, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, एज यू कैन सी हियर, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स, अगेन अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट यूनिट, यू कैन से मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ एंटायर फिजिक्स ऑफ क्लास 12। मॉडर्न फिजिक्स में 7 चैप्टर आते हैं, कौन कौन से? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैटर वेव्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एक्स रेज, रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर्स। तो ये सारे चैप्टर्स हैं जो हम लोग 12th के इस सेशन में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, ये तो यूनिट्स थे और ये आपके सारे चैप्टर्स हैं जो हम लोग कवर करने वाले पूरे सेशन में। बिफोर वी कैन एक्चुअली स्टार्ट, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर टू यू कि इस सेशन में हमारे दोनों टारगेट्स हैं। वी विल कवर द सिलेबस ऑफ योर स्कूल एग्जाम्स, आई मीन बोर्ड एग्जाम्स, एज वेल एज द सिलेबस ऑफ योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ऑल टाइप ऑफ बोर्ड एग्जाम्स, चाहे वो CBSE हो, CG हो, ISC हो, एंड ऑल टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे वो नीट हो या फिर JEE हो, राइट। इन शॉर्ट, वी विल हैव साइमल्टेनियस प्रिपरेशंस फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पूरा का पूरा जो 12th का फिजिक्स है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बेसिक चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। यू कैन से कि 12th की फिजिक्स में जितने भी ये चैप्टर्स हैं उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर है दैट इज योर फर्स्ट वन, विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। थोड़ा सा रिलेट करके आपको बताता हूँ। इफ़ यू रिमेंबर इट, पूरी की पूरी जो 11th की फिजिक्स है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट कौन सा था? इट वॉज मैकेनिक्स। मतलब 11th के लिए हम लोग ये बोलते थे कि टू हैव अ वेरी 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 गुड कमांड इन फिजिक्स ऑफ क्लास 11th, योर मैकेनिक्स मस्ट बी वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। तो जो रोल, जो इम्पोर्टेंस, जो वेटेज मैकेनिक्स का है इन द फिजिक्स ऑफ क्लास 11th, वही रोल, वही इम्पोर्टेंस, वही वेटेज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है इन द फिजिक्स ऑफ क्लास 12th। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जितने भी कंसेप्ट्स हैं उन सारे के सारे कंसेप्ट्स का फिजिक्स के हर एक चैप्टर में बहुत वाइड यूज़ है, बहुत वाइड एप्लीकेशन है, एंड देयरफॉर टू हैव अ वेरी 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 गुड कमांड इन द फिजिक्स ऑफ क्लास 12th, योर कंसेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दे मस्ट बी वेरी 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 क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डेफिनेशन जैसे आपको अभी याद आ रहा हो, अभी भी थोड़ी देर पहले हम लोग चर्चा किए थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसका अगर हम बाइफर्केशन करते हैं तो इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, स्टैटिक्स मतलब रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या हो गया? इट इज द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज व्हेन इट इज एट रेस्ट। इलेक्ट्रो चार्ज, स्टैटिक्स, रेस्ट। तो इस पूरे के पूरे चैप्टर में, अंडर दिस चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वी शैल डिस्कस ओनली दोज प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज व्हेन इट इज एट रेस्ट। मतलब इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम चार्ज को स्टैटिक डील करने वाले हैं, कहीं भी चार्ज को फ्लो नहीं कराएंगे, मूव नहीं कराएंगे। हाँ, इसके बाद वाले जो चैप्टर्स हैं उनमें हम डेफिनेटली चार्जेस को मूव करेंगे, जैसे करंट है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, मॉडर्न फिजिक्स है, ठीक है, उनमें हम चार्जेस को मोशन में भी डील करेंगे। बट इस चैप्टर में हम चार्ज को स्टैटिक डील करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें एक छोटा सा पॉइंट और आता है विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप लोगों से मैं शेयर करना चाहता हूँ कि सवाल ये आता है कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी है कि हाउ टू स्टडी इन दिस नेशनल लॉकडाउन क्राइसिस। सो द प्रोसेस क्वाइट सिंपल। अपने को क्या करना है कि 2 मोबाइल्स रखना है, ठीक है। एक से भी काम चल जाएगा बट आपको बार बार बैक करना पड़ेगा। तो 2 मोबाइल्स हैं, बेटर है। अदरवाइज़ एक मोबाइल है, एक लैपटॉप है, डेस्कटॉप है या फिर टैब, उससे भी काम चल जाएगा। करना क्या है, अपने को एक मोबाइल पे अपने को स्टडी मटेरियल ओपन करके रखना है, जो भी PDF फॉर्मेट में मैं आपको दूंगा। उसका स्टडी मटेरियल को अपने को एक्सेस कैसे करना है आगे हम लोग चर्चा करेंगे। पहले पढ़ाई कैसे करनी है वो मैं समझा देता हूँ। एक मोबाइल में आप अपना स्टडी मटेरियल खोल के रखिए, थ्योरी की जो फाइल है वो खोल के रखिए, या आपकी जो वर्कशीट की फाइल है वो ओपन करके रखिए, ठीक है। और दूसरे मोबाइल में अपना वीडियो प्ले करिए, ठीक है। बिकॉज उसका पर्पज़ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हम हर एक टर्म की प्रॉपर डेफिनेशंस लिखेंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे लिखेंगे, तो ऑनेस्टली इट वुड बी अ वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी।
और आप लोग देख ही रहे हैं कि सिलेबस अपना ऑलरेडी इतना लेट है, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए, एनर्जी सेव करने के लिए, आपकी भी और हमारी भी, ठीक है, तो उसके लिए अपने को ये प्रोसेस करना पड़ेगा। देखिए, जब तक लॉकडाउन ओपन नहीं होता है तब तक अपने को सॉफ्ट कॉपी से काम चलाना पड़ेगा। हाँ, जैसे ही लॉकडाउन ओपन हो जाएगा तो आपको फिर से वही हार्ड कॉपी मिल जाएगी स्टडी मटेरियल की, एज़ यूजुअल जैसे 11 में मिलती थी, ठीक है। और एक ही मोबाइल है तो उससे भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो उसमें करना क्या है, अपने को थ्योरी में अगर प्रॉपर डेफिनेशंस देखनी है, प्रॉपर वर्कशीट में सवाल देखने हैं, तो आप PDF फॉर्मेट में देखते रहिए, और जो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते ही रहेंगे। क्लियर बात? अच्छा, स्टडी मटेरियल कैसे एक्सेस करना है वो भी आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो स्टडी मटेरियल कैसे एक्सेस करना है, उसके 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता है, आप मोबाइल पे हमारा ऐप डाउनलोड करेंगे, फिजिक्स बाय आशुतोष सर, ठीक है। ऐप जैसे ही आप ओपन करेंगे तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में यू विल सी 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस, उनको टैप करिए और आप स्टडी मटेरियल में पहुंच जाएंगे। तो उसमें जो भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल होगा, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अपने को एक्सेस करना है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फोल्डर पे क्लिक करिए, तो सारे के सारे जो PDF फॉर्म में फाइल्स हैं वो ओपन हो जाएंगी। जैसे कंटेंट्स है, या वर्कशीट है लेवल 1 की, लेवल 2 की, आपके CDS हैं, आपके असाइनमेंट्स हैं लेवल 1 के, लेवल 2 के, ठीक है, वो सारे के सारे आप एक्सेस कर सकते हैं। कंटेंट्स में अपने को ये पता चल जाएगा कि किस पेज नंबर से किस पेज नंबर पे आपको कौन सी फाइल मिलेगी, ठीक है। जैसे वर्कशीट आपकी कहाँ रखी है, किस पेज नंबर से किस पेज नंबर की है, CDS किस पेज नंबर से किस पेज नंबर की है, आपकी थ्योरी कहाँ से कहाँ तक की है, JEE एडवांस की प्रैक्टिस लैब कहाँ से कहाँ तक की है, तो वो अपने को स्टडी मटेरियल्स में मिल जाएगा। दूसरा रास्ता ये है कि आप अपने बैच में भी जाके स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं। कैसे? आप अपने बैच में एंट्री करिए, ठीक है, और उसको स्क्रॉल डाउन करते रहिए, और आखिरी में लास्ट टैब मिलेगी आपको स्टडी मटेरियल की, व्यू स्टडी मटेरियल करके टैब मिलेगा, उसको ओपन करिए तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फोल्डर पर पहुंच जाएंगे, और फिर से वहाँ पे PDF फॉर्मेट में कई सारे फाइल्स मिलेंगे, ठीक है। जो भी आपको चाहिए वो आप ओपन कर सकते हैं, थ्योरी की है, असाइनमेंट की है, CDS की है, वर्कशीट की है, ठीक है, लेवल 1 की, लेवल 2 की। तो इस तरह से हम लोग स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर बात? वेरी गुड, ठीक है। पढ़ाई करने का बिल्कुल सिंपल सा रास्ता है। जब आप वीडियो देखें तो यू हैव टू सिट अलॉन्ग विद योर पेन एंड पेपर एज यू हैव टू मेक प्रॉपर नोट्स, ठीक है। और थ्योरी के लिए प्रॉपर आप PDF फॉर्मेट में, ठीक है, अपना मॉड्यूल रेफर करिए, और बाकी जो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते ही आ रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसा हम लोग डिस्कस कर रहे थे, स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज व्हेन इट इज एट रेस्ट। अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है, चार्ज होता क्या है, राइट? चार्ज क्या है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, एज यू कैन सी हियर, चार्ज इज बेसिकली द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ द बॉडी बिकॉज ऑफ विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स। चार्ज बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई भी बॉडी इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स को प्रोड्यूस भी करती है एंड एक्सपीरियंस भी करती है। अब सवाल ये आता है कि वो कौन कौन से इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स हैं जिनको बॉडी प्रोड्यूस करती है और एक्सपीरियंस भी करती है। तो कई सारे इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स हैं, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, एज यू कैन सी हियर। मीन्स जैसे मान लीजिए ये बॉडी है मेरे पास, ठीक है, और इस बॉडी को आपने चार्ज दे दिया, तो ये चार्ज बॉडी क्या कर सकता है? अगर इस बॉडी के पास चार्ज है तो ये बॉडी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा सकती है किसी बॉडी पे। अगर इसके पास चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकती है। अगर इसके पास चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बना सकती है। अगर इसके पास चार्ज है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बना सकती है। अगर इसके पास चार्ज है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बना सकती है। थोड़ी थोड़ी फील आई और आएगी। थोड़ा सा आपको रिलेट करके बताता हूँ। जैसे मान लीजिए किसी बॉडी के पास मास है तो वो क्या कर सकता है। सपोज उसके पास मास है तो ये क्या कर सकता है, ये मास किसी दूसरे मास पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा सकता है। रिमेंबर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, देयर एग्जिस्ट अ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इन बिटवीन एनी 2 पॉइंट मासेस इन द स्पेस। तो अगर इसके पास मास है तो ये किसी मास पे ग्रेविटेशन फोर्स लगा सकता है। अगर इसके पास मास है तो ये ग्रेविटेशन फील्ड बना सकता है। अगर इसके पास मास है तो ग्रेविटेशन फील्ड डेंसिटी बना सकता है। अगर इसके पास मास है तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल बना सकता है। अगर इसके पास मास है तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी बना सकता है। तो जैसा मास वैसा ही चार्ज। और आपको अगर याद आ रहा हो,
11th में जब हम लोग ग्रेविटेशन का चैप्टर पढ़ा रहे थे तो हमने वहाँ पे डिस्कस भी किया था कि ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं जो कि ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सिमिलर हैं. देयर आर लॉट ऑफ सिमिलरिटीज इन बिटवीन ग्रेविटेशन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. नो डाउट कुछ डिससिमिलरिटीज भी हैं, कुछ डिफरेंसेस भी हैं, बट ऑफ कोर्स कई सारी सिमिलरिटीज भी हैं. वो आगे हम धीरे धीरे चर्चा करते रहेंगे. जैसे ग्रेविटेशन में हम लोग मास डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज, ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशन फील्ड डेंसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. और इसलिए बार बार आप लोगों को अगर याद आ रहा हूँ, बार बार हमने ग्रेविटेशन में आपको बताया भी था उस टाइम 11th में कि ग्रेविटेशन आप अच्छे से पढ़िए. अगर आपने ग्रेविटेशन में अच्छे से कमांड डाल लिया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक आपको बहुत आसान लगेगा. वो धीरे धीरे आपको, ठीक है, चीज़ें विजुलाइज होंगी, समझ में आएंगी. ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है. तो मैं ये बता रहा था कि अगर किसी बॉडी के पास मास है, ठीक है, तो ये मास किसी दूसरे मास पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा. बोलो कितना फोर्स होता है? यस 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 बोलना पड़ेगा भाई, बैठना नहीं है. अरे हाँ ना तो बोल. यस, ग्रेविटेशन फोर्स. वेरी गुड. इट्स G m1m2/r². क्या बोलते हैं इसको? न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन. क्लियर क्लियर क्लियर, ऑल क्लियर, वेरी गुड. तो बिल्कुल सिमिलर है, मैं रिलेट करके समझा रहा हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा फील आएगी. जैसे अगर किसी बॉडी के पास मास है तो वो ग्रेविटेशन फोर्स लगा सकता है. उसी तरह से अगर किसी बॉडी के पास चार्ज है, चार्ज को भाई साहब क्यू से डिनोट करते हैं, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, ठीक है. स्मॉल क्यू भी हो सकता है, कैपिटल क्यू भी हो सकता है. तो जैसे अगर आपके पास मास है तो आप ग्रेविटेशन फोर्स लगा सकते हो, किसी बॉडी के पास चार्ज है तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा सकता है. क्लियर. अगर किसी बॉडी के पास मास है तो वो ग्रेविटेशन फील्ड बना सकता है, ग्रेविटेशन फील्ड डेंसिटी बना सकता है. व्हाट इज द फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड डेंसिटी ड्यू टू पॉइंट मास? जल्दी बोल. m मास से r डिस्टेंस पर ग्रेविटेशन फील्ड डेंसिटी. अरे जवाब देना पड़ेगा भाई, बैठना नहीं है, शांति से नहीं बोलना. यस यस यस, वेरी गुड. m मास से r डिस्टेंस पे ग्रेविटेशन फील्ड डेंसिटी ये रही, कितना? Gm/r². उसी तरह से एक पॉइंट चार्ज भी r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी बनाता है. कितना बनाता है आगे हम लोग चर्चा कर लेंगे. एक पॉइंट मास की वजह से पोटेंशियल डिफाइन होता है. कितना डिफाइन होता है? -Gm/r. तो जैसे पॉइंट मास कुछ डिस्टेंस पे पोटेंशियल बनाता है, वैसे चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनाता है. ये पोटेंशियल एनर्जी बनाता है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी बनाता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बनाता है. आई होप अब आपको थोड़ा थोड़ा फील आएगी होगी चार्ज के बारे में. चार्ज होता क्या है? जैसे मास बॉडी की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, वैसे ही चार्ज भी किसी बॉडी की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है. मास जो है ग्रेविटेशन क्वांटिटीज बनाएगा, चार्ज जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक क्वांटिटीज बनाएगा. मास जो है ग्रेविटेशन फोर्स लगाएगा, ग्रेविटेशन फील्ड डेंसिटी बनाएगा, ग्रेविटेशन पोटेंशियल बनाएगा, एनर्जी बनाएगा. ऐसे चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनाएगा. कितना बनाएगा उसकी चर्चा हम लोग आगे कर लेंगे. यहाँ तक क्लियर? क्लियर, ऑल क्लियर, वेरी गुड. ये तो बात होगी चार्ज की. अब हम चलेंगे टाइप्स ऑफ चार्ज. चार्ज होते कितने तरह के हैं आए, तो एक हेडिंग बनाए, टाइप्स ऑफ चार्ज. टाइप्स ऑफ, yes, so there are two types of charges, positive and negative. clear? Positive charge. तो पहले हम चर्चा करेंगे पॉजिटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज इज व्हाट? इट इज डिफाइंड एज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉडी. इट इज व्हाट? इट इज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉडी. जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं. डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. मान लीजिए एक्चुअली क्या होता है कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है. एक इलेक्ट्रॉन चार्ज कितना होता है? चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज -1.6 10⁻⁻19 कूलम. एक प्रोटॉन का चार्ज कितना? +1.6 10⁻⁻19 कूलम. इलेक्ट्रॉन का -1.6 10⁻⁻19 कूलम, प्रोटॉन का कितना? +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम. ठीक है. इसको आप ऐसे समझें, जैसे मान लीजिए अपने पास कोई बॉडी है. अब बॉडी में क्या होता है? बॉडी में बहुत सारे मैटर है, मैटर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स में क्या होगा? बहुत सारे एटम्स होंगे. एटम में क्या होता है? आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर में.
एटम में न्यूक्लियस होता है जिसमें उसके न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है, और बाहर जो है इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर ऑर्बिट्स में मौका देके गोल गोल घूम रहे होते हैं, ठीक है। अब आप सोचें कि सपोज कोई बॉडी है, इसमें से मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए, तो इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के बराबर का बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। नहीं शंका, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हाइड्रोजन एटम सारे जानते होंगे। हाइड्रोजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने प्रोटॉन्स, कितने न्यूट्रॉन्स? 1 प्रोटॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 0 न्यूट्रॉन। सुने ध्यान से। सपोज फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन एटम में क्या है? एक प्रोटॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, कोई भी न्यूट्रॉन्स नहीं है। अब दिमाग लगाना थोड़ा सा। अगर मैं पूछता हूं, पूछ सकता हूं, अगर मैं पूछता हूं व्हाट इज द चार्ज ऑन हाइड्रोजन एटम, आंसर इज 0, बिकॉज इसके पास एक ही प्रोटॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। एज यू कैन सी, प्रोटॉन का जितना पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का उतना ही नेगेटिव चार्ज है। जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, नेट कितना हो गया? 0। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें, एवरी एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एवरी एटम इज व्हाट? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। अब आप दिमाग लगाना थोड़ा सा। मान लीजिए हाइड्रोजन के एटम में से मैंने एक इलेक्ट्रॉन उड़ा दिया, क्या होगा? क्या होगा? प्रोटॉन रह जाएगा। प्रोटॉन का चार्ज कैसा? पॉजिटिव। इसका मतलब बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशिएंसी है। यू हैव रिमूव्ड सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द बॉडी। क्लियर? भाई आपने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, बचा क्या? प्रोटॉन। आप ऐसे समझें कि इनिशियली इसके पास जितना नेगेटिव था उतना ही पॉजिटिव था। नेट कितना था? 0। नेगेटिव हटा लिया, क्या बचेगा? पॉजिटिव। तो आसान भाषा में पॉजिटिव चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है। अरे चमका की नहीं, अरे हाँ ना तो बोल, समझ में आ रहा ना? अगर बॉडी के पास पॉजिटिव चार्जेस का मतलब बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, वी हैव रिमूव्ड सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द बॉडी। क्लियर? ऐसे ही आता है आपका नेगेटिव चार्ज। दूसरी कैटेगरी है चार्ज की नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज इज व्हाट? इट इज डिफाइंड एज excess of electrons on the body. It is what? Excess of electrons on the body. Excess of electrons on the body. It is what? Excess of electrons on the body. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझें कि सपोज ये बॉडी है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखें, कोई भी बॉडी इनिशियली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहती है। क्यों? क्योंकि बॉडी के पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे एटम्स हैं। देयर आर सो मेनी एटम्स इन दिस बॉडी एंड एवरी एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। हर एटम का चार्ज कितना है? 0, बिकॉज इट कैरीज सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। उसके पास जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। तो इनिशियली चार्ज 0 था। अब सोचिए मैंने इस बॉडी को कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए, तो इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के बराबर का बॉडी के पास नेगेटिव चार्ज आएगा। अरे आएगा कि नहीं? अरे यस और नो? वेरी गुड, समझ में आ रहा ना? मतलब आसान भाषा में ये हुआ कि पॉजिटिव एंड जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं, इट इज़ नथिंग बट डेफिशिएंसी और एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉडी। अगर आप बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन हटा लेते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। अगर आप बॉडी को कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देते हैं, नेगेटिव चार्ज हो गया। इतना क्लियर? अब एक छोटा सा आपसे सवाल पूछता हूँ, पूछ सकता हूँ? जनरली आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछता है, जो हम चार्ज का ट्रांसफ़र डिस्कस करते हैं, इट इज़ ऑलवेज डिस्कस इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नेवर इन टर्म्स ऑफ प्रोटॉन्स। ओ वाई? क्वेश्चन मार्क। सवाल समझ में आया? हम जो चार्ज का ट्रांसफ़र डिस्कस करेंगे ना, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में ही डिस्कस क्यों करते हैं? वाई नॉट इट इज़ इन टर्म्स ऑफ प्रोटॉन्स? वीडियो को थोड़ा सा पॉज करें, सोचें, फिर मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। सो आंसर बहुत सिंपल सा है, और ये है कि एक्चुअली में क्या होता है कि एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एटम्स के साथ काफ़ी लूजली बाउंड होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो काफ़ी स्मॉल होती है।
इलेक्ट्रॉन्स पे लगने वाले जो बाइंडिंग फोर्सेस होते हैं ये काफ़ी वीक होते हैं। तो अगर आपने इलेक्ट्रॉन्स पे थोड़ा बहुत भी फोर्स लगा दिया, इलेक्ट्रॉन्स को आपने थोड़ी बहुत भी एनर्जी सप्लाई कर दी, तो इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने एटम से आसानी से डिटैच हो जाएगा। मीन्स इलेक्ट्रॉन्स को हम एटम से आसानी से डिटैच कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम प्रोटॉन की चर्चा करेंगे तो प्रोटॉन्स आर इनसाइड अ हाईली कॉम्पैक्ट साइज, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। प्रोटॉन्स पे लगने वाले जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं दे आर एक्सट्रीमली हाई। प्रोटॉन्स की जो बाइंडिंग एनर्जीज हैं एक्सट्रीमली लार्ज, एंड देयरफॉर प्रोटॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर से निकालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। That is, it is practically almost impossible to remove a proton from its nucleus, and therefore transfer of charge, it is always discussed in terms of electrons, never in terms of protons. I hope you got my point. क्या होता है, ये रीज़न है। आप एक बार मॉड्यूल में भी देख लें, थ्योरी में, ठीक है, उसमें अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। ठीक है, क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं इन पे लगने वाले बाइंडिंग फोर्सेस बहुत कम रहते हैं। तो आपने थोड़ा भी बहुत फोर्स लगा दिया तो इलेक्ट्रॉन्स को हम आसानी से रिमूव कर सकते हैं। इनकी बाइंडिंग एनर्जी कम होती है, थोड़ी बहुत भी एनर्जी सप्लाई की आप निकाल सकते हैं। लेकिन प्रोटॉन्स जो है ये न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, इन पे न्यूक्लियर फोर्सेस बहुत हाई लेवल पे एक्ट करते हैं। इनकी बाइंडिंग एनर्जी एक्सट्रीमली लार्ज, एंड देयरफॉर हम प्रोटॉन नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए हम लोग जो चार्ज का ट्रांसफर करते हैं इट इज ऑलवेज डिस्कस्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नेवर इन टर्म्स ऑफ प्रोटॉन्स। नाउ इज इट क्लियर? वेरी गुड। अब हम चर्चा करेंगे चार्ज के यूनिट और डायमेंशनल फार्मूले पे। सो यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? यूनिट ऑफ चार्ज। सो एम के सिस्टम में चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम्ब। कूलम्ब इज एक्चुअली नेम ऑफ साइंटिस्ट, मिस्टर कूलम्ब, ग्रेट साइंटिस्ट, एक्चुअली ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट। पूरा का पूरा ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर है इसमें इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ही हैज़ इनक्रेडिबल कंट्रीब्यूशन, इमेंस कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इनकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ कॉल्ड एज कूलम्ब्स लॉ, वो हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे। अभी हम लोग बिल्कुल धीरे धीरे जा रहे हैं, स्लो पेस में जा रहे हैं, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा सा लेंदी चैप्टर भी है, एंड अभी ज़्यादा लेवल भी नहीं बढ़ा रहे हैं। राइट नाउ वी आर कीपिंग थिंग्स वेरी सिंपल। ठीक है, 2 लेक्चर्स तक यही चलेगा। तीसरे लेक्चर से हम थोड़ा सा स्पीड भी बढ़ाएंगे और लेवल भी बढ़ाएंगे। ठीक है, अभी बेसिक चल रहे हैं। ठीक है, यस, व्हाट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज? अरे बोलना पड़ेगा भाई, बैठना नहीं है, बोलना है, बोलना है। यस, वेरी गुड। एएसयू फुल फॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। कभी कभी इसको स्टैट कूलम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैट कूलम। What is the relation between Coulomb and ESU? What is the relation between MKS and CGS units of charge? वीडियो को पॉज करें, थोड़ा सा सोचें। आई होप स्कूल्स में तुम लोगों का जो पहला चैप्टर है वो कवर अप हो चुका होगा। यस, एंड द आंसर इज 1 Coulomb स्टैंड्स फॉर 3 × 10⁹ ESU। वैसे आप लोगों को क्लियर कर दूं मैं कि जो है एएसयू यूनिट का बहुत रेयरली ही यूज़ होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्रॉब्लम्स में हम कूलम्ब के यूनिट का ही यूज़ करते हैं। बट इनकेस अगर आता है तो अपने को कन्वर्जन फैक्टर आना चाहिए कि अगर अपने को कूलम्ब को एएसयू में ट्रांसफर करना है, कन्वर्ट करना है, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय दिस फैक्टर। उल्टा, अगर एएसयू से कूलम्ब में जाना है देन यू हैव टू डिवाइड बाय द सेम फैक्टर। क्लियर? डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्ज, डायमेंशंस ऑफ चार्ज, डायमेंशंस। डायमेंशंस के लिए आप सबने करंट की डेफिनेशन पढ़ी होगी। करंट को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? बोलो। 9th और 10th स्टैंडर्ड के लेवल पे आई होप आप सबने करंट की डेफिनेशन पढ़ रखी होगी। करंट इज व्हाट? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, Q/T। एक्चुअली 12th की फिजिक्स में करंट का एक पूरा चैप्टर आएगा। उसमें करंट क्या होता है, कितने तरह का करंट होता है, करंट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, है ना। अभी अपने को बस डेफिनेशन समझना है, फार्मूला समझना है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग चार्ज की डायमेंशंस आसानी से निकाल सकते हैं। I करंट है, Q चार्ज है, T समय है, टाइम है। ठीक है, तो Q को हम लिख सकते हैं I × T। ठीक है,
सो चार्ज की डायमेंशन हो जाएगी क्या, करंट आई की डायमेंशन टाइम टी की डायमेंशन. यस, व्हाट इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ करंट, आप सबने पढ़ रखा होगा. 11th में चैप्टर आता है यूनिट्स एंड डायमेंशन, उसमें आपने सारे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के डायमेंशन फार्मूला पढ़े होंगे. जैसे मास होता है, लेंथ होता है, टाइम होता है, वैसे ही करंट इज ऑल्सो फंडामेंटल क्वांटिटी. डायमेंशन क्या होता है, ए स्टैंड्स फॉर एम्पियर, करंट का यूनिट होता है. और टी टाइम है, टाइम का डायमेंशन टी से डिनोट करते हैं, कैपिटल टी. सो चार्ज का फाइनली डायमेंशनल फार्मूला क्या गया, क्या गया, क्या गया, एटी. याद रखना, याद रखना, याद रहेगा, याद रखना, स्टोर हो जाना चाहिए मेमोरी में, सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो गया होगा. वेरी गुड. अब हम लोग चर्चा करेंगे किसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की. तो सब लोग एक हेडिंग बनाएं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज. प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज. तो कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज आएंगी चार्ज की जो अपने को याद रखना है. तो आप लोग मॉड्यूल निकाल रहे हैं, थ्योरी में पहुंचे हैं और अच्छे से पढ़ते जाएं, मैं फटाफट एक्सप्लेन करता जाता हूं, ठीक है. अगर आपके पास फैसिलिटी है देन इट वुड बी बेटर कि यू गेट अ प्रिंट आउट ऑफ देम. आपकी जो भी थ्योरी वाली शीट है, आपकी जो भी वर्कशीट वाली फाइल है, उसका आप प्रिंट आउट निकालना है. अगर फैसिलिटी है तो इट वुड बी बेस्ट एक्चुअली, ठीक है, अच्छा हो जाएगा. और नहीं है तो अपने को मोबाइल से ही काम चलाना पड़ेगा, ठीक है. अब एक्चुअली ये लॉकडाउन की सिचुएशन ऐसी है कि वी हैव लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस, तो उसी से अपने को एडजस्ट करना पड़ेगा, उसी से अपने को काम कैसे भी चलाना पड़ेगा, ठीक है. यस. सो पहली प्रॉपर्टी है चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास. बहुत आसान आसान सी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, मजा आएगा तुम लोगों को, ठीक है. पहली प्रॉपर्टी है चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास. अब इसका मतलब क्या हुआ, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्टेटमेंट कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास. इसका मतलब ये हुआ आसान भाषा में कि पहले मास का एग्जिस्टेंस है, उसके बाद चार्ज का एग्जिस्टेंस है. कन्वर्स इज नॉट ट्रू. पहले मार्केट में मास की एंट्री हुई है, चार्ज बाद में आया. ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, रीज़न बहुत सिंपल सा रीज़न है. जैसे मान लिया जाए ये बॉडी है और सपोज हमें इस बॉडी को पॉजिटिव चार्ज देना है, तो क्या करना पड़ेगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स हटाने पड़ेंगे, ठीक है. तो इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के बराबर का बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा. सपोज बॉडी है, इसको अपने को से नेगेटिव चार्ज देना है, क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स ऐड करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स ऐड करना पड़ेगा. ये इलेक्ट्रॉन्स ऐड करती है, तो इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के बराबर का बॉडी के पास नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है. मतलब बॉडी होगी तब तो आप उससे इलेक्ट्रॉन्स निकाल पाओगे, तभी तो पॉजिटिव चार्ज आएगा. बॉडी होगी उसको तभी तो इलेक्ट्रॉन दे पाओगे, तभी तो उसके पास नेगेटिव चार्ज आएगा. और सोचो बॉडी ही नहीं होगी तो किसके साथ करोगे. भाई बॉडी है, ये बॉडी है, इससे इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे तब तो चार्ज दोगे. ये बॉडी है, इसको इलेक्ट्रॉन्स दोगे तब तो उसके पास चार्ज आएगा. और बॉडी ही नहीं होगी तो किसको दोगे, आत्मा को थोड़ी दोगे. आत्मा गेट्स चार्ज्ड. आर यू गेटिंग माय पॉइंट. तो इसलिए हम बोलते हैं कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास. अगर बॉडी के पास मास है तो आप उसको चार्ज दे सकते हो, मास नहीं तो चार्ज नहीं, कुछ नहीं जीवन में. पॉइंट समझ में आ रहा ना. मतलब ऐसे पार्टिकल्स जिनके पास मास नहीं है तो उनके पास चार्ज भी नहीं हो सकता. फॉर एग्जाम्पल फोटॉन्स. फोटॉन्स आर बेसिकली मासलेस एंड चार्जलेस पार्टिकल्स. फोटॉन्स एग्जाम्पल देखें. फोटॉन्स, फोटॉन्स क्या हैं, मासलेस. और जब मासलेस हो गया तो चार्ज भाई साहब कहाँ से आएगा, बोलो बोलो. ऐसा है. फोटॉन्स की हम लोग चर्चा आखिरी यूनिट में मॉडर्न फिजिक्स में डिटेल में करेंगे, ठीक है. अभी समझते चलें एग्जांपल कि फोटॉन्स बेसिकली मासलेस और चार्जलेस पार्टिकल्स हैं. पहली बात क्लियर, 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 वेरी गुड. सेकेंड प्रॉपर्टी, मूविंग ऑन टू सेकेंड प्रॉपर्टी. सेकेंड प्रॉपर्टी इज क्वाइट प्रैक्टिकल. आप सबने पढ़ा होगा, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक अट्रैक्ट ईच अदर. लाइक चार्जेस repel each other, unlike attract each other, unlike attract each other. जैसे मान लीजिए
पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हैं, ये एक दूसरे को रिपल करेंगे। ये चार्ज इसको रिपल करेगा, फोर्स लगेगा। ये चार्ज इस चार्ज को रिपल करेगा, फोर्स लगेगा। से नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, अभी भी लाइक है, रिपल करेंगे। ये इसको रिपल करेगा, फोर्स लगेगा। ये इसको रिपल करेगा, फोर्स लगेगा। अनलाइक है, सपोज एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। अब क्या होगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। ये इसको अट्रैक्ट करेगा, फोर्स लगेगा। ये इसको अट्रैक्ट करेगा, फोर्स लगेगा। यहाँ पे एक फंडामेंटल डिफरेंस आता है इन बिटवीन चार्ज एंड मास। मासेस के बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। आपने कभी भी नहीं सुना होगा कि मासेस एक दूसरे को रिपल करते हैं। थिंक इन टर्म्स ऑफ न्यूटन्स लॉ। दो मासेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। बट चार्जेस के बीच में फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन नेचर। लाइक हैं रिपल्सिव, अनलाइक हैं अट्रैक्टिव। क्लियर क्लियर क्लियर, सिंपल सिंपल सी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, अपने को याद रखना है बस, ठीक है। अभी बिल्कुल बेसिक बेसिक हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, अभी लेवल में बढ़ा ही नहीं रहा हूँ। 2 लेक्चर तक इसी स्पीड में चलेंगे, 3rd से हम लोग लेवल उड़ाना शुरू करेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 3rd। Third property states that on charging mass of a body does change। अगर आप किसी बॉडी को चार्ज देते हैं तो उसका मास अफेक्ट होता है, इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है। सपोज आप इसको चार्ज देना चाहते हो, इसका मास चेंज होगा, बढ़ सकता है, घट सकता है, डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ चार्ज। अगर आपने इसको पॉजिटिव चार्ज दे दिया, इसका मास घट जाएगा। अगर आपने इसको नेगेटिव चार्ज दे दिया, इसका मास बढ़ जाएगा। क्यों? आए समझें। On charging, mass of body changes। अगर आपने बॉडी को पॉजिटिव चार्ज दे दिया तो समझ जाएं उसका मास घटेगा। अगर आपने बॉडी को नेगेटिव चार्ज दे दिया तो उसका मास बढ़ेगा, उसका मास बढ़ेगा, ठीक है। अब सवाल आता है ऐसा क्यों? सिंपल रीजन है। जैसे मान लीजिए अपने पास कोई बॉडी है एंड सपोज हम इस बॉडी को पॉजिटिव चार्ज देना चाहते हैं। क्या करना होगा? इलेक्ट्रॉन्स उड़ाने होंगे। ये लो भाई साहब, इलेक्ट्रॉन्स उड़ा दिए, इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के बराबर का पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो आपने इलेक्ट्रॉन्स निकाले तो इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के मास से बॉडी का मास घट जाएगा। पॉजिटिव चार्ज देने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे। अरे फील आई कि नहीं? आई कि नहीं? आएगी धीरे धीरे। किलर विजुअलाइजेशन। बॉडी है, पॉजिटिव चार्ज देना है, इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए, उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के मास से बॉडी का मास घट गया। सपोज ये बॉडी है, अभी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, अनचार्ज है, कोई चार्ज नहीं। इसको सपोज हम नेगेटिव चार्ज देना चाहते हैं। क्या करना होगा? क्या करना होगा? इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने होंगे। यू हैव टू ऐड सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स टू द बॉडी। जैसे ही आपने इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए, जैसे आपने इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए तो इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के बराबर का मास बॉडी का बढ़ जाएगा। बॉडी था, नेगेटिव चार्ज देना था, तो हमने इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए, तभी तो नेगेटिव चार्ज आएगा। तो आपने इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए, कुछ मास ऐड किया, तभी तो बॉडी का मास बढ़ेगा। रिजल्ट क्या मिला कि अगर हम बॉडी को चार्ज करते हैं उसका मास चेंज होगा। पॉजिटिव चार्ज दिए, इलेक्ट्रॉन्स हटाए, मास घट गया। नेगेटिव चार्ज दिया, इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए, उन इलेक्ट्रॉन्स के मास से बॉडी का मास बढ़ गया। क्लियर क्लियर क्लियर, छप गया पीछे, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। हाँ, इसमें ध्यान ये रखना है कि नो डाउट ऑन चार्जिंग मास ऑफ बॉडी चेंजेस, बट जो चेंजेस इन मास होते हैं दे आर क्वाइट स्मॉल, नॉट अप्रिशिएबल। बहुत अप्रिशिएबल अमाउंट में मास नहीं बढ़ता है, बिकॉज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इटसेल्फ वेरी स्मॉल। अरे इलेक्ट्रॉन का मास कितना? अरे बोल कितना? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 × 10⁻³ kg। लुक एट दिस फैक्टर, कितना छोटा है। आपने बॉडी से 10-12 इलेक्ट्रॉन निकाल भी लिए या इसको 10-12 इलेक्ट्रॉन ऐड भी कर दिए, इसकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ध्यान रखें कि नो डाउट बॉडी के मास पे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन फ़र्क ज़रूर पड़ता है। मास में चेंजेस आते हैं बट बहुत अप्रिशिएबल नहीं होते हैं, स्मॉल चेंजेस आते हैं, बट चेंजेस तो ज़रूर आते हैं। नाउ लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जल्दी से हेडिंग बनाएं।
यस, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टी ये बोलती है कि टोटल चार्ज इन द बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। डिटेल में इसकी डेफिनेशन के लिए आप PDF एक बार रेफर कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एक्चुअली हम लोग अभी जो भी एपिसोड डिस्कस किए हैं चार्ज एंड इट्स बेसिक प्रॉपर्टीज़, इस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स बनते हैं, दे आर एक्चुअली बेस्ड ऑन दिस लास्ट प्रॉपर्टी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अच्छे समझना है, ठीक है। शुरू करते हैं। किसी भी बॉडी के पास जो चार्ज होगा ना, वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का एक इंटीग्रल मल्टीपल होगा। Q है बॉडी का चार्ज, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सिंपल सिंपल से टर्म्स हैं। मतलब किसी भी बॉडी के पास जो चार्ज होगा इन फॉर्म्स में होगा। किन फॉर्म्स में? E हो सकता है, 2E हो सकता है, 3E हो सकता है, 4E हो सकता है। N मतलब एक कह सकते हो इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। इट कैन बी 1 2 3 एंड। अब सवाल ये आता है ऐसा क्यों है और ये है क्या, ठीक है। क्यों हम बोलते हैं कि किसी बॉडी के पास जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल ही क्यों होगा, फ्रैक्शन में क्यों नहीं हो सकता है? सिंपल सा लॉजिक आप समझना है। मान लीजिए किसी बॉडी है और इस बॉडी को सपोज हम पॉजिटिव चार्ज देना चाहते हैं, तो सपोज हमने बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो इसी एक इलेक्ट्रॉन के बराबर का पॉजिटिव चार्ज आ गया। बॉडी से आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर का पॉजिटिव चार्ज आ गया। 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए एंड सो ऑन, 3 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर का पॉजिटिव चार्ज आ गया। सिमिलरली सपोज आपके पास कोई बॉडी है, ठीक है, इसको आपने 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर का नेगेटिव चार्ज आ गया। आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर का नेगेटिव चार्ज आ गया। 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए एंड सो ऑन। पॉइंट समझ में आ रहा है? एक्चुअली में क्या होता है कि चार्ज की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, किसी भी बॉडी के पास कितना मिनिमम चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, दैट इज दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। किसी भी बॉडी का जो मिनिमम चार्ज होता है इट इज दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव 1.6 10⁻⁻19 कूलम। इससे मिनिमम चार्ज किसी भी बॉडी पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। तो अगर हमें इस बॉडी को चार्ज करना है तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, 10 इलेक्ट्रॉन देंगे। 1.1 इलेक्ट्रॉन कैसे निकाल सकते हैं? 1.2 इलेक्ट्रॉन कैसे निकाल सकते हैं? 2.5 इलेक्ट्रॉन कैसे निकाल सकते हैं? मतलब जब भी आप किसी बॉडी का चार्ज देखेंगे तो हमेशा आपको इस फॉर्म में मिलेगा, E 2E 3 4E। मतलब कभी भी आपको चार्ज इस फॉर्मेट में नहीं मिलेगा 3.25 इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज 0.25 इलेक्ट्रॉन्स दे डू नॉट एग्जिस्ट। क्लियर? अब सवाल ये आता है कि ये जो 2 फॉर्मूले हमने पढ़े हैं, Q इज N और N इज Q बाई, इनका यूज क्या है, कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं? सिंपल से यूज है फॉर्मूलों का। अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता है तो यहाँ से बॉडी का चार्ज निकाल सकते हैं, या अगर हमें बॉडी का टोटल चार्ज पता है तो बॉडी पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है, बॉडी पे या फिर बॉडी से, वो हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूँ, लेट्स से इफ 10 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड ऑन टू द बॉडी, यू फाइंड आउट चार्ज अपीयरिंग ऑन द बॉडी। कैसे निकालेंगे? तो चार्ज की डेफिनेशन क्या है? इट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, दैट विल गिव यू टोटल चार्ज ऑन द बॉडी। तो हमने कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर किया? 10। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? दिस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज अपीयरिंग ऑन द बॉडी। बोल पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। क्यों? क्योंकि बॉडी पे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर किया है, इसलिए नेगेटिव। हाँ, बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर किया होता इट वुड बी पॉजिटिव। क्लियर बात? तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं तो यहां से हम चार्ज निकाल सकते हैं। उल्टा सवाल मैं एक देता हूं, जैसे मान लीजिए बोलता है आपको चार्ज देगा, पूछेगा यू फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड ऑन टू द बॉडी और ट्रांसफर्ड फ्रॉम द बॉडी। जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूं अ बॉडी इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑफ लेट्स से 0.1 कूलम, यू फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम बॉडी। कैसे निकालोगे? सिंपल, N इज Q बाई E। कितना चार्ज? 0.1। इलेक्ट्रॉन चार्ज कितना? यहां से हम निकाल सकते हैं
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम द बॉडी, पॉजिटिव चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन्स निकालना पड़ेगा। आई होप फॉर्मूला का यूज समझ में आ गया होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता है, आपने कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का बॉडी पर ट्रांसफर किया है तो चार्ज निकाल सकते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और बॉडी का चार्ज पता है तो इस पर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर किया है या इस पर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर किया है वो निकाल सकते हो। चमका चमका चमका, क्लियर, बहुत बढ़िया। अभी भी हम लोग एक छोटा सा जो कंसेप्ट पढ़े थे कि चार्ज की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है दैट इज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी बॉडी के पास जो मिनिमम चार्ज हो सकता है वो इससे छोटा नहीं हो सकता है। दिस द स्मॉलेस्ट चार्ज द बॉडी कैन हैव। आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से छोटे चार्ज की भी डिस्कवरी हो चुकी है जिनको हम बोलते हैं क्वार्क्स। थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं, क्या बोलते हैं उनको, क्वार्क्स। दो तरह के क्वार्क्स होते हैं, अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क। अप क्वार्क के पास चार्ज होता है +2e/3, डाउन क्वार्क के पास चार्ज होता है -e/3। व्हाट इज ई? सेम चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज ई? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का भी 2/3 चार्ज अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का भी 1/3 चार्ज अवेलेबल है। एक्चुअली में क्या होता है, जो हमारे न्यूक्लियॉन्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ दीज एलिमेंटरी पार्टिकल्स। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स दे आर मेड अप ऑफ दीज अप क्वार्क्स एंड डाउन क्वार्क्स। थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं आपको। जो प्रोटॉन होता है इट कंसिस्ट ऑफ 2 अप क्वार्क्स एंड 1 डाउन क्वार्क्स। हाउ? थोड़ा सा जस्टिफाई कर देता हूं। 2 × एक अप क्वार्क का चार्ज कितना, 2e/3, और उसके पास एक डाउन क्वार्क भी है, डाउन क्वार्क का चार्ज कितना, -e/3। तो 4e/3 -e/3 3e/3 दैट इज e होना भी चाहिए, क्योंकि प्रोटॉन का चार्ज उतना ही जितना कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज ऑन द पॉजिटिव साइड। चमका, फील आई और आएगी। अब आते हैं न्यूट्रॉन। एक न्यूट्रॉन के पास एक अप क्वार्क होता है, 2 डाउन क्वार्क्स होते हैं, 1 अप 2 डाउन, 1 अप 2 डाउन। सो एक अप क्वार्क के पास कितना, 2e/3 प्लस 2 डाउन भी है तो 2 × कितना, -e/3। तो -2e/3 2e/3 नो e/3 दैट इज 0 होना भी चाहिए, बिकॉज न्यूट्रॉन इज अल्टीमेटली न्यूट्रल पार्टिकल, अनचार्ज पार्टिकल। लेकिन ये जो मैंने आपको एपिसोड समझाया, दिस पार्ट इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन आवर सिलेबस। ये सिर्फ मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। दिस इज़ नॉट इंक्लूडेड इन आवर सिलेबस। हमारे सिलेबस से रिलेटेड जब भी हमें सवाल पूछा जाएगा तो जो स्मॉलेस्ट चार्ज डील करना होगा वो इलेक्ट्रॉन ही डील करना पड़ेगा। क्वार्क्स की दुनिया को हम लोग इग्नोर करके चलेंगे। क्लियर क्लियर क्लियर, वेरी गुड, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट चार्ज एंड इट्स बेसिक प्रॉपर्टीज एंड आज की क्लास हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे। आपका अब होमवर्क क्या है, आप स्टडी मटेरियल ओपन करिए, वर्कशीट में पहुंचिए, अभी लेवल 1 की हम लोग चर्चा करेंगे। पेज नंबर 25 पे सब लोग जाएं और उसमें सबसे पहला पॉइंट है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। उस पर बेस आपके 5 सवाल बनेंगे, ठीक है। वो 5 सवाल आपको अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्लास में वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, उनके आंसर्स क्या हैं वो मैं सारे आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये होमवर्क आपको करना है। ओके, सो आज की क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल रिस्पॉन्स एंड कीप सेंडिंग योर सजेशंस, कीप सेंडिंग योर कमेंट्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कीप आस्किंग योर डाउट्स। आप अपने डाउट्स डिफरेंट मोड्स में पूछ सकते हैं। अपने डाउट्स हमारे ऐप पे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, फेसबुक पे पूछ सकते हैं, यूट्यूब पे पूछ सकते हैं, अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग बना के भेज सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग बना के भेज सकते हैं, कॉल करके भी पूछ सकते हैं डाउट्स। लेकिन डाउट्स जरूर पूछना है, बिकॉज जब तक डाउट्स क्लियर नहीं होंगे गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी, राइट। सो
please like, share and subscribe this video, and you can also share this video with your friends. And for more videos, stay tuned, stay connected, stay home, stay safe and keep studying. Thank you.